नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका इस समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 20 जून को है। पहले आपका एग्जाम जो है वो जो है 25 अप्रैल को होना था और अब ये 20 जून को है। तो इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, आप अपने शेड्यूल को बनाए रखें, उसमें कोई हेरफेर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको इस समय आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि कई बार सही तैयारी करते हुए भी विद्यार्थी कुछ लापरवाही कर जाता है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो थोड़ा सा मेरा ये पॉइंट है कि आप कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखें ताकि आपसे कोई इस समय गलती ना हो। और इसके साथ ही देखिएगा, जो रीट एसएसटी की टेट सीरीज जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखी थी उनमें से कई विद्यार्थियों की वैलिडिटी अप्रैल में, मई में या जून में जिनकी समाप्त होने वाली थी, उनमें से काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसको ऑलरेडी हमने अगस्त कर दिया है। जिनकी वैलिडिटी अप्रैल में, मई में या जून में, जुलाई में या जिनकी समाप्त होने वाली थी, उस वैलिडिटी को बढ़ा करके ऑलरेडी 7-8 दिन पहले इस वैलिडिटी को अगस्त मंथ कर दिया है, 30 अगस्त। तो आपका एग्जाम वैसे भी 20 जून को है और हमने इस वैलिडिटी को बढ़ा करके उस टेट सीरीज का 30 जून कर दिया है। तो आप अपना आराम से, ये जो बने हुए हैं पेपर, लगभग 4,500 के से ऊपर क्वेश्चन बन गए हैं, तो उनको आप आराम से पढ़ें, रिवाइज कीजिए और एकदम अच्छे से तैयारी करें। तो कोई उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी उस वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको उन सब्जेक्ट को कि साथ ही उन टॉपिक को जो कमजोर हों उन्हें आपको साइन करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी देखिए, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में। फोन में है वो एक अलग चीज है, लेकिन हार्ड कॉपी के रूप में आपके सामने आपकी जो स्टडी टेबल है जिस पे आप पढ़ते हैं उस पर हमेशा आपका सिलेबस रखा होना चाहिए। बहुत ज्यादा लाभ होता है आपका सिलेबस आपके सामने रखा हुआ हो। उसमें कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक स्टूडेंट के कोई ना कोई कमजोर जरूर रहते हैं। कोई ना कोई स्टूडेंट का कोई ना कोई टॉपिक कमजोर जरूर रहता है, चाहे कितना ही मेधावी विद्यार्थी हो, कहीं ना कहीं उसका माइनस पॉइंट जरूर रहता है। तो जैसे जैसे 25 अप्रैल आ रही थी, आपका एग्जाम पहले 25 अप्रैल को था, तो जैसे जैसे 25 अप्रैल आ रही थी तो निश्चित रूप से आपके कुछ टॉपिक ऐसे रह रहे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि अगर मुझे कुछ 1-1.5 महीना और मिल जाता तो मैं इन टॉपिक को अच्छे से कर लेता। तो वो टॉपिक, इस तरह के कोई सब्जेक्ट हो या कोई टॉपिक हो, तो निश्चित रूप से आप उन टॉपिक को निशान लगाइए, साइन लगाइए उन पे कि मुझे ये टॉपिक जो हैं ये मेरे बचे में हैं और इन टॉपिक को मुझे अच्छे से लेकर के चलना है, इन टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो या तो जो टॉपिक आपके वीक हो, कमजोर हो, या जो टॉपिक आपके बचे में हो, उन टॉपिक को आपको चिन्हित करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करते हुए चलें। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, कई बार विद्यार्थी क्या लापरवाही करता है कि जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, अब जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान जीके पढ़ रहा है, अब उसको राजस्थान जीके पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगने लग गया कि अब वो रात दिन सिर्फ राजस्थान जीके ही पढ़ रहा है। ये बात अच्छी है, चलो ठीक है कि अच्छी बात है कि सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आना भी चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट समझ में आएगा, उसके अंदर जाएगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वहां 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन आपका जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसमें से आएंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट है उसमें से आएगा। अब जैसे बाल विकास है, बाल विकास की भी एक लिमिटेशन है कि 30 क्वेश्चन से ज्यादा तो बाल विकास के क्वेश्चन नहीं आएंगे, यह आपको भी पता है। आप चाहे एक साल रात दिन सिर्फ बाल विकास ही पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन तो सिर्फ 30 ही आएंगे उसके। चाहे लैंग्वेज है, उनके भी कितने आएंगे, 30-30 क्वेश्चन आएंगे। जीके है, जैसे एसएसटी के स्टूडेंट है, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे जीके के, एसएसटी वालों के। तो आपके हर सब्जेक्ट की एक लिमिटेशन है कि इसके क्वेश्चन इतने आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगने लगे तो आप सिर्फ उसी को पढ़ते रहो। कि आप जैसे मान लीजिए 12 घंटे आपका एक एवरेज बैठ रहा है स्टडी का, तो आप उसमें से 8 घंटे केवल एक सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं
और बाकी 3-4 घंटे के अंदर बाकी सब्जेक्ट को जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरह की थोड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी को बाल विकास बहुत अच्छा लग रहा है, शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब अच्छा लगने लगा तो इतना अच्छा लगने लगा कि वो 8-8 घंटे केवल बाल विकास ही पढ़ रहा है, बाकी सब्जेक्ट को जो है वो नजरअंदाज कर रहा है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो ये चीज आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार इस तरह की चीजों में 15-20 दिन निकल जाते हैं और बाद में आपको एहसास होता है कि आपके 15-20 दिन 25 दिन तो निकल गए। तो इसलिए पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करते हुए चलें। 2-3 दिन आपने बहुत अच्छे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर 2-3 दिन आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाया, फिर 2-3 दिन आपने तीसरा सब्जेक्ट उठाया। आपका रिवीजन का जो भी शेड्यूल बना हुआ है आप उसको बना के रखें, उसी को कंटिन्यू करें। ये मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे 2-3 दिन आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, 2-3 दिन आपने कोई पढ़ा। सब विद्यार्थियों का अपना एक शेड्यूल होता है कि मुझे इस टाइम ये रिवीजन करना है, ये रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन का अपना एक शेड्यूल बना के जरूर रखें। तो पूरे कंप्लीट सिलेबस को आपको रिवीजन करते हुए चलना है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, आपका जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, अब तक के जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, उसमें लैंग्वेज के पेपर भी वो एवरेज देता है, शिक्षण विधियों के भी एवरेज हैं, जो जीके वगैरह के पेपर भी एवरेज हैं। बाल विकास एक ऐसा रहता है जिसमें हमेशा विद्यार्थियों के अंदर रहता है कि इसके अंदर वो कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा। तो मैं थोड़ा सा आपके अंदर इसको स्पेशली कुछ पॉइंट हैं जिन पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हो सकता है आपने इन पॉइंट पे ध्यान ना दिया हो, क्योंकि इसमें ये कुछ ऐसी यूनिट है जो हमेशा उसके पास उलझाने के लिए रहती है। जो एग्जामिनर है वो जब जब उलझाना चाहेगा आपको आराम से इन यूनिट में उलझा सकता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपके बाल विकास में जो शुरू की 2 यूनिट हैं, तो अब तो क्या है, जब से आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है तब से यूनिट ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, दूसरी वाली तीसरे चौथे पे आ गई होगी या इस तरह से ऊपर नीचे हो गई है। मैं नाम बता देता हूं। जो बाल विकास वाली यूनिट थी, सबसे पहले जो आपकी बाल विकास की थी, जिसमें जो सिद्धांत वगैरह थे, वंशानुक्रम वातावरण वाले, जीन पियाजे के, ये सिगमंड फ्राइड वाले, वो वाली जो यूनिट है। और दूसरी यूनिट जो आपकी अधिगम वाली यूनिट थी, अधिगम के सिद्धांत वगैरह थे सारे। ये 2 यूनिट ऐसी है जो समझने वाली है, जिनमें एक से बढ़कर एक कंसेप्ट भरे हुए हैं। इनमें एग्जामिनर चाहे तो आपको जैसे चाहे वैसे उलझा दें। तो आप इन यूनिट को पढ़ते टाइम अच्छे से समझने का प्रयास करें, केवल फैक्ट पर ध्यान नहीं दें। जैसे मान लीजिए तीसरी चौथी पांचवी यूनिट है, बुद्धि व्यवहार वाली है, या जैसे मान लीजिए विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, वो वाली यूनिट है, या जैसे 5वीं यूनिट है शिक्षा शास्त्र वाली। ये यूनिट जो है ये फैक्चुअल है, इनमें फैक्ट है भाई, एज इट इज। जैसे आप बुद्धि के सिद्धांत है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, कब कौन सा सिद्धांत आया, किसने बुद्धि के कितने जो है वो माने, किसने बुद्धि के कितने प्रकार माने, या इस तरह के जो भी सिद्धांत है, तो ये चीजें फैक्चुअल ज्यादा हैं। जो बुद्धि व्यवहार वाला जैसे यूनिट है, ये 5वीं यूनिट है शिक्षा शास्त्र वाली, ये इस तरह के जो है ये फैक्चुअल ज्यादा हैं। इनमें अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप कर दोगे, लेकिन पहली और दूसरी यूनिट है वो समझने वाली है। और ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं होता कि जैसे एक यूनिट है तो उसमें से 6 के 6 ही आएंगे। भाई आपके 5 यूनिट है, एवरेज एक यूनिट में से 6 क्वेश्चन का बैठता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि एक यूनिट में से 6 हैं तो 6 ही आएंगे। एग्जामिनर चाहे तो उसको अगर लग रहा है कि मैं पहली यूनिट में से 7-8 क्वेश्चन दूं, वो आराम से दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप बाल विकास के अंदर पहली और जो दूसरी यूनिट है बाल विकास और अधिगम वाली, उनमें उनको समझने पे बल दें, केवल फैक्ट टू फैक्ट पढ़ने का प्रयास नहीं करें। कंसेप्ट क्या है उस चीज पर विशेष तौर से ध्यान देने का आपको प्रयास करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस समय घंटों के बजाय ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दें। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर इस समय कितने घंटे पढ़ने चाहिए, या ये जैसे क्वेश्चन रहता है विद्यार्थियों में ज्यादातर। तो ये जो समय है ये वो है जिस समय आपको घंटे की बजाय ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, जितना आप पढ़ सको। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एक दिन आप 18 घंटे पढ़ो और दूसरे दिन आप 18 घंटे सोते रहो। आप एक दिन में जितना अपना आराम से पढ़ सकते हैं, जितना आप समय निकाल सकते हैं, चाहे 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, 14 घंटे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई पे निकालना चाहिए। और हकीकत में पढ़ाई ये होती है कि 24 घंटे आपके दिमाग में पढ़ाई चलती रहे। जिस समय पुस्तक आपके हाथ में ना हो,
उस समय भी आपके माइंड में आपने जो पढ़ा है वो रिमाइंड होता रहे, वो लगातार रिपीट होता रहे, मनन होता रहे, चिंतन होता रहे। हकीकत में पढ़ाई वही होती है। तो घंटे घंटे के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए जिनके घर में बहुत सारा जैसे कई महिलाएं हैं, अब घर में काम होता है, तो अब वो ज्यादा समय नहीं दे पाए कि कितने घंटे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय निकालने का प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, सिलेबस को हम पूरा कवर करने का प्रयास करें। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि टेस्ट पेपर आपको जरूर सोल्व करना है। टेस्ट पेपर का सबसे एक बेहतरीन तरीका यह होता है कि जो पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं, या जो पेपर एग्जाम में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उनको सोल्व करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। या जो आपको कहीं बेस्ट लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी नहीं करें तो पिछले वर्षों के जो आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको जरूर आप सोल्व करें, क्योंकि वहां आपसे वो मैटर नहीं सुनने वाला है। एग्जाम में जो आपने मैटर याद किया है वो आपसे मैटर नहीं सुनेगा, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही देगा और 4 ऑप्शन देगा। तो आपकी प्रैक्टिस उस फॉर्मेट में होनी जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस डायरेक्ट उस फॉर्मेट में, जैसे मान लीजिए वो बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं देगा, तो अगर आपकी प्रैक्टिस वैसी नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व ढंग से नहीं कर पाएंगे। और कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, आप जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि टेस्ट पेपर सोल्व करें, तो शुरू में उनको ये बात अच्छी लगी। अब वो मान लीजिए लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर सोल्व भी करेंगे। शुरू में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सोल्व किए, और जैसे उनको लगने लगा कि उनको क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो वहीं उन पेपर को जो है स्टॉप कर देते हैं और वापस सिर्फ मैटर पढ़ने पे ध्यान देते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस तरह की झूठी आत्म संतुष्टि नहीं करनी है। कई बार जैसे मान लीजिए बिल्ली जब किसी कबूतर के पीछे भागे और कबूतर साइड में जाकर के और आंखें बंद कर ले और ये मन में सोच ले कि मुझे अब बिल्ली नहीं देख रही, उसके ऐसा सोचने से तो नहीं होने वाला है कुछ। बिल्ली अगर उसको देख रही है तो देख ही रही है। झूठी आत्मसंतुष्टि नहीं करनी है कि मैं जो मैटर है वो तो कंप्लीट हो ही रहा है मेरा, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, वो कई सम्मिलित प्रयास होते हैं, उसके बाद में एग्जाम क्वालिफाई होता है। आप कोई भी अगर उसमें कमी छोड़ते हैं तो फिर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जब यह है कि टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो फिर ये मान के चलिए कि हाँ आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इस चीज को आप मान के चलिए, चाहे आपको मैटर कितना भी अच्छे से कंठस्थ हो, कितना भी याद हो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ये नहीं है तो फिर वही है कि कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो इस चीज को आप थोड़ा विशेष ध्यान दें, और ये इसलिए जरूरी है। और इसके साथ ही ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर का रिवीजन करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपके रीट में आएंगे, तो आप मान करके चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है आपने कभी ना पढ़े हों। ज्यादा से ज्यादा लगभग 130-35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी ना कभी पढ़े तो हैं, यानी वो लाइनें आपकी आंखों से निकली तो है, लेकिन चूंकि वही बात है कि वो अच्छे से याद नहीं है, उनको बार बार रिपीट नहीं किया होगा, अच्छे से याद नहीं हो पाई, तो फिर वही बात है 80, 90, 100 नंबर पे आके मैटर वहीं आपका मामला अटक जाता है। आपको स्कोर बना के रखना है, वो 120 प्लस का टारगेट रखना है कि हाँ मुझे 120 प्लस का टारगेट रखना है, तब मेरे चांस हो गए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो। तो उसके लिए यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर 2 बार रिवीजन करें, 3 बार करें, 4 बार पढ़ें, मैंने आंखों से 2 बार निकाल लिया, 3 बार निकाल लिया, मैंने आंखों से 4 बार निकाल लिया। देखिए, वास्तविकता यह है कि आप सैकड़ों बार आंखों से निकालें, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम यह है कि वो चीज आपको कंठस्थ याद है या नहीं है। और बहुत ज्यादा मैटर याद करने की भी कभी आवश्यकता नहीं होती कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। मैटर चाहिए कम याद करो, लेकिन जो कम याद है वो भी कैसा होना चाहिए, वो कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब कब हुआ था, आप इजीली बता देंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, आप इजीली बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपने सैकड़ों बार ये चीजें पढ़ी है। और यही मैं मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, साहित्य, कला, संस्कृति, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछूं तो आपको थोड़ी समस्या होगी। क्यों? आपने वो चीजें बहुत ज्यादा बार नहीं पढ़ी होगी। तो इसलिए आप जो चीज बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं वो चीज आपको आसान लगने लगती है।
जो चीज आप रिपीट बहुत ज्यादा बार नहीं करते या जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, वो सही में आपको मुश्किल लगने लगती है। तो इसलिए रिवीजन पे आप अपने आप को मन की झूठी आत्म संतुष्टि नहीं करें कि मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया। आप ये मूल्यांकन करें कि आपको सही में वास्तव में वो चीज याद है भी या नहीं है। केवल 3 बार देखने से, 4 बार देखने से, 5 बार देखने से नहीं होता है। आप उस मैटर को बिना देखे बिना सुनने का प्रयास करें। कोई और पास में बैठा है उसको सुनाए कि मेरे से ये चीज सुनो कि मुझे ये याद है या नहीं है। वो है मूल्यांकन। केवल 3 बार, 4 बार, 5 बार ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि हजारों लाखों विद्यार्थी ये चीज करेंगे कि मैंने 3 बार अपनी आंखों से निकाल लिया। भाई आपकी आंखों से निकाल लिया, क्या वो आपकी आंखों में स्कैन हो गया? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर वही बात है कि वो चीज आपको याद नहीं है। और एग्जाम में तो सीधा सा वही खेल है, अगर क्वेश्चन आता है तो आता है और नहीं आता तो नहीं आता। दो ऑप्शन में कहीं भी आप फंसे कि ए या बी में कौन सा है, या ए बी सी में कौन सा है, या ए बी सी डी में कौन सा है, तो फिर बात तो वही होगी। तो आपको एग्जाम क्वालिफाई, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है उसको क्वालिफाई करने का सीधा सा यही फंडा होता है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। 5-10 क्वेश्चन के अंदर आप अनुमान लगा सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 150 में से 35-40 क्वेश्चन तो आते थे और 60-70 के अंदर आपने कोई अनुमान लगा करके और सही कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं चीज कह रहा हूं, उसको फिर से ध्यान रखिएगा। बार बार चीजों को रिपीट करें, रिवीजन करें, सैकड़ों बार बोल दें उसको, बोल बोल के याद करने का प्रयास करें। आपका गला दुखने लग जाएगा बोलते बोलते, इस तरीके से। और इसके बाद में देखिएगा जो आपका सिलेबस है वो आप मई मंथ तक कंप्लीट करने का प्रयास करें कि मैं 30-31 मई तक जो है वो मेरा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट कर लूं। तो आप इस तरीके से मान के अगर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वैसे भी 25 अप्रैल को होने वाला था, और जहां तक मेरा यह मानना है कि आपका एग्जाम उतना ही आगे हुआ है जितना एक मेहनत करने वाले विद्यार्थी को यह लगता है कि अगर मुझे 1-1.5 महीना और मिल जाता तो मेरी जितनी भी कमियां हैं वो सब दूर में कर देता। तो उतना ही एग्जाम आपका आगे हुआ है, लगभग 55 डेज के आसपास आपका 50-55 दिन आपका एग्जाम आगे हुआ है। तो ये समय स्वर्णिम समय है। मई मंथ का मान के चलें कि मई मंथ जो है उस तक मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 30 मई तक मुझे मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, 30-31 मई तक। उसके बाद जून के अंदर फिर 20 जून का आपको 20 दिन का समय मिलेगा, तो उसके अंदर फिर आप उन चीजों को वापस लगातार फिर से रिपीट कीजिए, रात दिन रिवीजन करने का प्रयास करें। मैं फिर से वही चीज कहूंगा, रिवीजन, रिपीट, 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 यही सक्सेस फंडा है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन करें। और इसके अलावा अगर नई चीजों की बात करें तो देखिए, नया मैटर कोई आपको लेने की या जो मार्केट से लाने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सिलेबस जब आपका रिवाइज हो गया था तो उसके बाद में कोई नया मैटर की आवश्यकता होगी तो वो आपके पास निश्चित रूप से होगा, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी 25 अप्रैल की थी, तो आपने एग्जाम मैटर आपके पास होगा निश्चित रूप से। तो अब कोई और नया मैटर कोई खरीदने की या कोई ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं है आपको। जो है आपके पास में उसको भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रिवीजन, रिपीट और इन चीजों को अच्छे से याद करना। मेरी ये बात फिर से याद रखिएगा। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा 20 जून को, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वहां आपको मेरी बात ये फिर से याद आएगी कि 150 में से 130-135 क्वेश्चन आराम से आपको कहीं ना कहीं पढ़े हुए याद जरूर आएंगे कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली 120-25 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। और अगर अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है तो भले ही आपको यूं लगेगा कि 130-35 क्वेश्चन आपने अपनी आंखों से कहीं से तो निकाले हैं, लेकिन वही आंकड़ा फिर 100 से नीचे आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप जिस दिन एग्जाम देंगे वहां आप एग्जाम हॉल में ये चीज आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि मैटर लगभग लोग सब पढ़ेंगे। मार्केट में जितनी गाइड आती है सबके पास गाइड है, जितने कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं ये मार्केट में सबके नोट्स मिलते हैं, तो नोट्स भी सबके पास में है। तो फिर ऐसी क्या चीज है कि सिलेक्शन होने वाले का सिलेक्शन होगा और कहीं का नहीं होगा? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है रिवीजन, रिपीट, और बहुत ज्यादा चीजों की तरफ नहीं भागना।
जो विद्यार्थी सोचता है कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, 100 अलग अलग चीजों की तरफ भागने के बजाय एक चीज को 100 बार पढ़ दीजिए। यह सिलेक्शन का फंडा होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो सिलेक्शन करवाती है, और यही कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से सिलेक्शन रह जाता है। बहुत ज्यादा भागने की, अलग अलग चीजों की तरफ भागने के बजाय एक चीज की तरफ बहुत अच्छे से भागिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे आशा है कि जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो निश्चित रूप से आप समझे होंगे, और आपका जो पढ़ने का शेड्यूल है उसको आप, जो आपका है उसको बनाए रखें। बस जो चीजें मैंने आपको बताई है, आप थोड़ा सा इन चीजों पर गौर कीजिएगा कि हाँ, मैं थोड़ा इन चीजों पर भी विशेष ध्यान दूं। बाकी आपका जो भी शेड्यूल बना रखा है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे मुझे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, सोने का जो भी आपका शेड्यूल है, सब आप अपना एज इट इज उसको बनाए रखें। उसमें कोई हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, सुविधाजनक लगे, उसके हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।